Yes, very good morning, my dear students. How are you? Yes, students, you welcome in the online tutorial of Park Public School. As students, we were doing about the motion in the one dimensional, and today we will resume this chapter. And in this chapter, we had discussed about frame of reference. Frame of reference, that was our last point in the previous class. Okay, बेटा frame of reference से ही continue करते हैं. There are the three axes, x axis, y axis and the one of the z axis. इन एक्सिस पर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बेटा डिफाइन होता है हमारी मोशन वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल है. कल भी मैंने तुम्हें ये पॉइंट डिस्कस किया था, तुम्हारे साथ डिस्कस किया था कि अगर हम किसी एक एक्सिस को यूज करते हैं तो वन डायमेंशनल, अगर हम टू एक्सिस को यूज करते हैं, बेसिकली बेटा जब टू एक्सिस इन्वॉल्व हो जाएं तो उसको हम बेटा प्लेन बोलते हैं. ध्यान रखना कुछ पॉइंट्स को, जो मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स तुम्हें बताता हूं, इस टाइप के पॉइंट्स को बेटा नोट करके लिखा करो. ठीक है. सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स कि आज मैं जो नोट्स हैं वो तुम्हारे साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा. नोट्स वहां से तुम बना सकते हो. आज मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश कर रहा हूं. और सेकंड पॉइंट कि आज के कंटेंट में कुछ कंटेंट क्लास 9 से रिलेटेड है. जैसा तुम देख ही रहे हो कि वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एज वेल एज देयर ग्राफ्स. जो ग्राफ होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ साथ बेटा डेरिवेशंस होती हैं ग्राफिकल मेथड से. 3 इक्वेशंस की डेरिवेशन होती है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus ad, सब 9 का बता रहा हूं मैं, ये प्लस 1 का नहीं बता रहा हूं. s is equal to ut plus half ad square. थर्ड 2as is equal to v square minus u square. ये डेरिवेशन बेटा, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस की डेरिवेशंस होती हैं. देखिए मैं बता रहा हूं, दो मेथड्स होते हैं इसके डेरिवेशन के. एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक अब जो हम पढ़ेंगे कैलकुलस मेथड. ग्राफिकल मेथड क्लास 9th में हमने पढ़ा था, एक ग्राफ बनाया था हमने, याद होगा तुम्हें. इस टाइप से एक ग्राफ बनता है. ठीक है. तो ये अपना इसका इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं, ये टाइम ले लेते हैं. ये ग्राफ बनाकर ग्राफिकल मेथड से 9th क्लास में ये 3 इक्वेशंस हमने ड्राइव करी थी. ठीक है. अब हम प्लस 1 क्लास में इन्हीं 3 इक्वेशंस को कैलकुलस मेथड से भी ड्राइव करेंगे. तो बेटा कैलकुलस मेथड तो ऑब्वियस है कि प्लस 1 में तो करेंगे, बट ये जो ग्राफिकल मेथड है ये हम प्लस 1 में नहीं करते, बट ये सिलेबस में है कि हाँ ये आ सकता है. तो इसके लिए भी मैंने क्या किया है बेटा, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जो 9th क्लास की वीडियो का लिंक है. तो उन वीडियोस को तुम्हें कंसीडर करना होगा. देखिए बेटा टाइम हम इतना नहीं यूटिलाइज कर सकते, तो उसमें थोड़ा सा तुम्हारा कोऑपरेशन चाहिए कि तुम उन वीडियोस, उस लिंक को क्लिक करोगे, उसी वीडियो पर पहुंच जाओगे और वो वीडियोस के अंदर बेटा तुम्हें इसकी डेरिवेशंस मिल जाएंगी, डेफिनेशंस मिल जाएंगी, ग्राफ्स मिल जाएंगे. मतलब 9th क्लास की वीडियोस तुम्हें देखनी होगी. ठीक है. तो मैं जो प्लस 1 का कंटेंट है वो मैं यहाँ पर सारा कवर अप कर रहा हूँ. जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला पॉइंट हमारा चल ही रहा है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंप्लीट करते हैं. अब मैंने तुम्हें बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम अपनी मोशन को डिफाइन कर सकते हैं कि हम कौन से टाइप की मोशन पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल. जो टू एक्सिस को यूज करते हैं तब उसको हम प्लेन बोलते हैं. जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड इज द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द टू एक्सिस. इसको हम प्लेन बोलते हैं. दैट इज द वन एक्सिस, दिस इज द अनदर एक्सिस. बट इसके अंदर डेप्थ नहीं है. ठीक है. अगर डेप्थ नहीं है, ये क्यूबिकल शेप में नहीं है, तो हम इसके थर्ड एक्सिस को डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है. तो ध्यान रखेंगे. टू एक्सिस के पास जो प्लेन होता है उसका तुम सिर्फ एरिया ही कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि उसमें डेप्थ नहीं होती तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं हो सकता. और बेटा जिसमें 3 एक्सिस होते हैं उसका हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. ये पॉइंट्स तुम्हें अपने माइंड में सेट रखने हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस आई होप कि तुम्हें क्लियर हुआ होगा.
ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस लिए मैंने बताया था, कल मैंने तुम्हें बार-बार एक पॉइंट बताया था कि पोजीशन जब तक चेंज नहीं होएगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट, तब तक तुम नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो अब पोजीशन अगर चेंज होगी तो सबसे पहला पॉइंट है कि पोजीशन पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए वी विल यूज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नोट करके यहां पे पॉइंट लिख लो। With the help of the frame reference, we can find out the position of the object, initial as well as final. With the help of the frame of reference, we can find out, note करके लिखेंगे, with the help of the frame of reference, we can find out position of the object, initial as well as final. ठीक है, initial और final position हमें frame of reference से पता चल जाएगी। और बेटा स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, सबको पता है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना, वो तुम्हें स्केलर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज और प्लस 1 में हम आए थे, तो हमें अच्छे से पता है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। तो इसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन कौन सी वेक्टर है वो भी तुम्हें पता है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हें। लाइक अ स्पीड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा जेईई में, नीट में और सीबीएसई में इसके छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसको लिखना कैसे है, इसको समझना कैसे, वो भी देख लो एक बारी। जो स्पीड है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या चेंज है देखना। तुम वेक्टर कर चुके हो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसलिए मेरा यही एम था, मैंने वेक्टर पहले करवा दिया था तुम्हें कि हमें आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या चेंज है यहाँ पर देखते हैं। मैं स्पीड को लिख देता हूँ v से और वेलोसिटी को लिखता हूं v वेक्टर से। अगर v वेक्टर लगा दिया तो दैट मींस मैंने इसके अंदर क्या इंक्लूड कर दी, डायरेक्शन इंक्लूड कर दी, इसको वेक्टर क्वांटिटी ले लिया। अगर मैंने इसके ऊपर एरो नहीं लगाया, मान लो इन द केस एरो लगा दिया, तो फिर इसका मोड ले लो। तो दैट मींस वेलोसिटी का अगर मॉडुलस ले लें, वेलोसिटी का ही अगर हम मॉडुलस ले लें, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन को इंक्लूड ना करें, तो वो स्पीड होता है। ध्यान रखेंगे बेटा इस चीज को। तो वो क्या बन जाता है, स्पीड बन जाती है क्या, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी लेकर देखते हैं कि हमें इसके अंदर डिफरेंस का तो भी पता होना चाहिए ना, स्पीड एंड वेलोसिटी का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला पॉइंट हो गया। हाँ, जो तुम्हें नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं उसमें बेटा मैंने 1 डायमेंशनल पे, 2 डायमेंशनल पे और 3 डायमेंशनल के तुम्हें एग्जांपल्स दिए हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन कौन सी होती है, 2 डायमेंशनल कौन सी होती है और 3 डायमेंशनल कौन सी होती है। फिर मैं इस पे आता हूं। 1 डायमेंशनल मोशन बेटा जिसमें एक एक्सिस यूज हो, लाइक अ स्ट्रेट लाइन। इफ वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन वी आर यूजिंग ओनली वन एक्सिस। ठीक है। और 2 डायमेंशनल मोशन वो होती है जिसमें तुम प्लेन यूज करते हो। जैसे मैं इसमें यहां लिख रहा हूं तो लिखते टाइम मेरे 2 एक्सिस यूज होते हैं। ठीक है, वो जो 2 एक्सिस यूज हो रहे हैं बेटा वो 2 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर 2 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं। देखो ध्यान से देखना कि मैं ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूं, कुछ इस टाइप की सड़क है, तो इस टाइप की सड़क है तो देखो पहले ऐसे गया, ऊपर वाला एक्सिस देखो यहां पर ये मैं एक्सिस बना देता हूं, ये मैंने एक्सिस बना दिए। ठीक है, ये एक्सिस बन गए यहां पर। तो अब देखो मेरे मूव करते टाइम यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, इसको मूव कराना है। अब जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो डेफिनेटली 2 एक्सिस को यूज करेगा। देखो पहले ये ऊपर की साइड जा रहा है तो ये इस एक्सिस की रीडिंग को यूज कर रहा है, फिर ये इधर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसे डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो अब ये इस एक्सिस को यूज कर रहा है। ठीक है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये इस एक्सिस को यूज कर रहा है, फिर ये इधर चल पड़ा, फिर ये इस एक्सिस को यूज कर रहा है। तो बेटा इस चीज को देखो ध्यान से, तो यहाँ पर 2 एक्सिस तुम यूज कर रहे हो, x की भी रीडिंग ले रहे हो और y की भी रीडिंग ले रहे हो। तो इस टाइप के जिगजैग पाथ, जो जिगजैग पाथ है, इस पे तुम्हारे 2 एक्सिस यूज हो रहे हैं। अगर 2 एक्सिस यूज हो रहे हैं तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, और अगर वही मैं स्ट्रेट लाइन में आ जाऊं, ये x और ये y के मैं स्ट्रेट लाइन में आया, ये पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो बेटा ये सिंगल एक्सिस को यूज कर रहा है, x को, y को तो ये यूज ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये y को यूज करता है, कभी डाउन आते टाइम कभी अप जाते टाइम। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं ना पॉइंट्स। तो ये है बेटा हमारा 1 डायमेंशनल, ये 1 डायमेंशनल सिंपल याद रखो, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। 2 डायमेंशनल जिगजैग, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2 डायमेंशनल का।
और टू डायमेंशनल सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में बेटा क्या होता है, सर्कुलर पाथ में भी हम अपनी डायरेक्शंस को बार-बार चेंज करते हैं। देखो ये जो पाथ है, मान लो ये हो गया x, ये हो गया y। सर्कल इज द 2D फिगर, ये 2 डायमेंशनल फिगर है क्योंकि मैंने इसको बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। बोर्ड पे जिसको ड्रॉ कर दिया मतलब वो 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, जैसे स्फीयर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, ठीक है, जिनके अंदर एरिया कैलकुलेट होता है, वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं होती बेसिकली। और जिनमें वॉल्यूम कैलकुलेट होती है वो 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं और उनको मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता, इमेजिनेशन करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं स्फीयर ऑन द प्लेस ऑफ द सर्कल, तो मैं स्फीयर को बेटा बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकूंगा। हां, इमेजिन कर लूंगा कि दैट इज अ स्फीयर, सिंपल, उस पे वॉल्यूम होगा ना, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन है और 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर 2 डायमेंशनल फिगर में कोई मूव करेगा तो उसकी मोशन भी 2 डायमेंशनल हो जाएगी अपने आप ही। देखिए यहां पर अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, अब ये y एक्सिस की रीडिंग ले रहा है, अब ये x एक्सिस की रीडिंग ले रहा है, पीछे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो फिर y एक्सिस की रीडिंग ले रहा है, फिर इधर x एक्सिस की रीडिंग ले रहा है। तो इसकी रीडिंग में 2 एक्सिस यूज हो रहे हैं, कभी x यूज होता है तो कभी y यूज होता है। तो ये भी 2 डायमेंशनल मोशन का पार्ट है। 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होगा बेटा, देखो 3 डायमेंशनल मोशन कैसे होगी। 3 डायमेंशनल मोशन ये मूव कर रहा है जब, तो ये जो एक्सिस तुम्हारी साइड आ रहा है, दैट इज द z एक्सिस ना, ये जो एक्सिस तुम्हारी साइड आ रहा है और इसकी बैक साइड पे इसका नेगेटिव एक्सिस होगा, वी नो दैट पॉइंट। बेटा 1 सेकंड होल्ड करेंगे, लाइट चली गई है। यस, तो बेटा यहां पर क्या मैं तुम्हें बता रहा था, हाँ, कि ये जो z एक्सिस तुम्हारी साइड आ रहा है बेटा, z एक्सिस, और इसके ऑपोजिट साइड में उसका नेगेटिव एक्सिस होगा। तो बेटा जिसमें 3 एक्सिस यूज हो तो वो वाला जो मोशन होगा बेटा, वो कौन सा मोशन होगा, वो हमारा 3 डायमेंशनल मोशन होगा। ओके, यस स्टूडेंट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा, एक्चुअली लाइट चली गई थी। ओके, तो अब 3 डायमेंशनल मोशन का कोई एग्जांपल करते हैं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका फ्लाइंग ऑफ काइट एंड फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन। अब बेटा जब कोई काइट उड़ा रहा है, कोई बर्ड उड़ रहा है, तो उस टाइम पे वो 3 एक्सिस यूज कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है, चलो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये पेन है, ठीक है, मैं इस पेन को ऐसे 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 हर जगह घुमा रहा हूँ, तो इस टाइम में बता सकते हो कितने एक्सिस यूज हुए, 3। क्यों, देखो मैं पहले पेन को आगे तुम्हारी तरफ लेकर आया, फिर ऊपर लेकर चला गया, फिर इधर मोड़ दिया, फिर इधर मोड़ दिया, कहीं पे भी घुमा रहा हूं, तो दैट मींस मैं 3 एक्सिस में घूम रहा हूं। जब कोई 3 एक्सिस में घूमता है तो वो 3 डायमेंशनल मोशन होती है। और 3 एक्सिस में घूमने का मतलब क्या, मैं स्पेस में, एयर में घूम रहा हूं। तो मूवमेंट इन स्पेस, मूवमेंट इन स्पेस, स्पेस का मतलब यहां कोई आसमान नहीं है या कोई चांद पे नहीं चले गए, स्पेस का मतलब है यहां वॉल्यूम है, ठीक है। तो पूरे वॉल्यूम में तुम घूम रहे हो, जैसे रूम है तुम्हारा, रूम में एक वॉल्यूम है, लेंथ है, हाइट है, ब्रेड्थ है, सब कुछ है, डेप्थ होती है रूम की। तो रूम में तुम कहीं भी घूम रहे हो, तो दैट इज द व्हाट, मूवमेंट इन अ स्पेस। व्हाट इज दिस पॉइंट, गुड। तो ये बेटा 3 डायमेंशनल मोशन का पार्ट है। फ्लाइंग ऑफ अ काइट, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, कुछ भी एग्जांपल्स दे देना, और ये तुम्हें नोट्स में मैंने दिए हुए हैं एग्जांपल्स, तो तुम वहां से उस चीज को कर भी सकते हो। नोट, टेक टेंशन। एंड नाउ अब हम बात करेंगे कि हमारे स्पीड एंड वेलोसिटी में इस टाइप से कैसे डिफरेंस है जो हम अपने माइंड में सेट रखते हैं, तो वो देखते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प पे बेटा मैंने तुम्हें 3 मोशंस डिफाइन कर दी हैं कि क्या क्या 3 मोशंस हैं। अब मैं इस पर आराम से आता हूं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट्स क्या है, और वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है बेटा। वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज तुम ऑलरेडी जानते हो। यस, नाउ बेटा स्टार्ट करते हैं कुछ डिफरेंसेस और कुछ क्वेश्चंस। यस, तो स्टार्ट करें बेटा। नाउ सबसे पहले बेटा तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। फिर भी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं हर पॉइंट का, लेकिन बट तुम्हें वो वीडियोस डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देख लेना, ठीक है।
डिस्टेंस का मतलब है बेटा एक्चुअल पाथ। अभी आप लिखेंगे नहीं कुछ, हाँ जो पॉइंट तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगता है वो भी तुम लिख सकते हो, बिकॉज नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं, ठीक है। जहां पर लिखने का होगा वो मैं बता दूंगा। एक्चुअल पाथ मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे घूमकर कहीं पर जाना है, यहाँ पहुंचना फॉर एग्जांपल, ये इसका रास्ता बनाया बेटा मैंने, इतना खतरनाक, थोड़ा कम खतरनाक कर देते हैं, ये यहाँ पहुंचना, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द वन स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन ली जाएगी तो कभी-कभी नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ हो सकता है, जीरो तक हो सकता है, ये जीरो नहीं होगा कभी, डिस्टेंस को भी जीरो नहीं होता। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डिस्टेंस बट शॉर्टेस्ट, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा, तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल दैट इज द वन इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है। इन इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए आगे वर्ड लग जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, हाँ कभी-कभी इक्वल हो जाता है, ठीक है। इन पॉइंट को ध्यान से देखना कि अगर मैं यहाँ से ऐसे 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 चलकर आता हूँ लाइक दिस और फाइनल पॉइंट पे पहुँचता हूँ, तो ये है बेटा एक्चुअल पाथ, दिस इज द एक्चुअल पाथ, और जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस है। और अगर मैं सीधा इनिशियल से फाइनल पर ऐसे जंप करता हूँ और ऐसे आ जाता हूँ, तो अगर ये वाला रास्ता मैं ट्रैक करता हूँ तो ये है बेटा शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, और इसको तुम डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को यही कारण है कि डायरेक्शन चाहिए कि इस पॉइंट से डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाओ, इसमें डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं चाहिए, वो नॉर्मल एक्चुअल पाथ से होता हुआ आ रहा है, उसको कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है। अगर हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखानी है कि यहाँ से सीधा यहाँ चलेगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट भी है और डायरेक्शन देने के कारण वो वेक्टर क्वांटिटी भी है, ठीक है। ये एक्चुअल पाथ हमारा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस से कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। हाँ, ये कभी-कभी डिस्प्लेसमेंट, वैसे तो देखो डिस्टेंस के आगे वर्ड खुद ही देखो ना कि शॉर्टेस्ट वर्ड लग गया तो डेरिवेटिव बड़ा थोड़ी ना होगा, कम ही रहेगा। हाँ, कभी-कभी इक्वल हो जाता है। इक्वल होने वाला क्या फंडा है कि वो इक्वल क्यों हो जाता है? तो आंसर है इक्वल होने वाला फंडा ये है, यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम मूव करते हैं, इफ वी आर मूविंग, ये याद रखना, नोट करके बेटा पॉइंट लिख लेना, ऐसे लिख लो, इफ वी आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो क्या होने वाला है, देन डिस्प्लेसमेंट would be equal to the distance। हाँ, स्ट्रेट लाइन में जब मूव करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस के। उसके लिए क्या रीजन है, देखो तुम इस पॉइंट से गए, इस पॉइंट पर आ गए, दैट इज द स्ट्रेट लाइन ए बी। तो बेटा इसका एक्चुअल पाथ क्या है, ये एक्चुअल पाथ। और अब मैं कहता हूँ ए और बी में सबसे छोटा रास्ता ढूंढ के बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ देखो, तो इसमें तुम्हें कोई शॉर्टेस्ट नजर ही नहीं आ रहा, कोई शॉर्टकट तो नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो ए से बी पर आने के लिए एक ही रास्ता है और वो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे इसमें तो एक शॉर्टकट तुम्हें नजर आया, इसमें कोई शॉर्टकट ही नहीं नजर आएगा तुम्हें, ठीक है। तो याद कर लो सिंपल कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, बट कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो जाएगा किससे, डिस्टेंस से।
तो इस पॉइंट को भी मैं नोट करवा देता हूं तुम्हें कि वो कभी भी ज्यादा नहीं होगा, तो उसके लिए बेटा स्पेशल एक नोट करके ही एक पॉइंट और लिख लेते हैं ताकि तुम्हें याद रह सके। एक बार इसको सारा क्लीन करते हैं फिर नोट करके पॉइंट। इसका एक अभी बेटा न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल भी तुम मुझे बताओगे कि कैसे होगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स काफी है बेटा, धीरे धीरे सारे कवर अप होंगे। चलिए नोट करके लिखना है पॉइंट, राइट। एक पहले लिखा नोट, अब एक सेकंड पॉइंट बना देना, फिर इसको और क्या करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिख लो बेटा नोट करके, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को मैंने अभी तुम्हें बताया था कि कभी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो ऐसे लिख लो डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस पे तो मैंने मॉडुलस बनाया नहीं क्योंकि डिस्टेंस में तो डायरेक्शन होती ही नहीं है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 10 मीटर, 4 मीटर, 100 मीटर, इस टाइप से, ठीक है। लो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा या इक्वल हो सकता है डिस्टेंस की, ये नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे। गुड। चलिए बाकी तो तुम्हें पता ही है, छोटे छोटे पॉइंट्स वगैरह, ठीक है। हाँ एक बीच में थोड़ा सा एक पॉइंट है, सुनना है सिर्फ, तुम्हें कुछ करना नहीं है। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड आया था, वैसे ही एक पॉइंट वर्ड आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो कब किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है ये देख लो बेटा एक बार, ये बाय चांस स्किप हुआ माइंड से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ ही बताना था मुझे, फिर मैं इसका न्यूमेरिकल करवाता हूं। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है इसको देखते हैं एक बार। पॉइंट ऑब्जेक्ट में बेटा अगर कोई कंपैरिजन के अंदर, मतलब तुम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो, कोई अगर बहुत ही ज्यादा छोटी है तो उसको हम पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा बहुत छोटा ऑब्जेक्ट ही पॉइंट मान सकते हो, नहीं, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं यहां से मान लो मार्केट गया, अब यहां से मार्केट जाने का जो डिस्टेंस है और मैं अपने आप को किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, अपने घर और मार्केट के बीच में जो लेंथ है, मेरे घर और मार्केट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, मैं उस लेंथ से अपनी अगर लेंथ को, अपने डायमेंशंस को, अपनी बॉडी के डायमेंशंस को कंपेयर करूंगा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी हाइट क्या है, कुछ भी नहीं है उस लेंथ के आगे। मेरे घर से जो मार्केट दूर है तो उस डिस्टेंस के आगे मेरी जो बॉडी है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो कंपैरिजन मैंने किससे किया? अपने आप का लेंथ बिटवीन द माय होम एंड शॉप मार्केट। तो उस टाइम मैं इसको अपनी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूंगा। हाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट, मैं ट्रेन को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ। कैसे मान सकता हूँ देखते हैं। ट्रेन की कुछ लेंथ है, बट मैं कहता हूँ एक ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ तक जा रही है, तो दिल्ली से चंडीगढ़ की जो लेंथ है, जितने भी किलोमीटर है वो दिल्ली से चंडीगढ़, तो उस किलोमीटर, उस लेंथ के आगे ट्रेन की लेंथ कुछ भी नहीं है। वैसे ट्रेन बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, हम सोचते हैं ट्रेन को कैसे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता है। अरे जिसके साथ तुम कंपैरिजन कर रहे हो उसके साथ देखो कि वो पॉइंट है या नहीं है। तो आई होप कि तुम्हें क्लियर हुआ होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें कभी-कभी जरूरत पड़ेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखने को कहूंगा जो नोट्स में तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये हेडिंग बना। तो इसमें मैं तुम्हें 2 पॉइंट लिखवा देता हूँ, ठीक है, वो लिख लो। 2 पॉइंट हैं विद एग्जांपल्स, तो फिर ये खत्म। एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड, बेटा ये जब भी तुम रीड करोगे ना तो मैं क्लियर हो जाएगा। वैसे तो क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको लेना है, जिसका कंपैरिजन देख लो, पॉइंट्स जितना हो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलना है, ठीक है। नाउ यहां पर लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट if the size of the object is much smaller than the distance. I repeat, an object is considered as point object
if the size of the object is much smaller than the distance, full stop. एग्जाम्पल में लिखो बेटा, ये पॉइंट बनेगा एग्जाम्पल का। अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो अर्थ को ही हमने कंसीडर कर लिया एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कंसेप्ट, द अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन, क्योंकि जो सन का ऑर्बिट का जो सर्कमफ्रेंस है, उस सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ है, उस लेंथ के आगे अर्थ का रेडियस भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अर्थ को ही हमने क्या कंसीडर किया, अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो अब इसमें कईयों को डाउट होगा कि ऐसा क्यों, तो लिख सकते हैं अराउंड द सन के आगे भी because it covers much larger distance, because it covers much larger distance than its own size, much larger distance than its own size। good, चलिए बेटा, तो कहाँ पर थे हम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो इसका एक न्यूमेरिकल, बिल्कुल न्यूमेरिकल करते हैं इसका। Write down one numerical। ये न्यूमेरिकल बेटा खुद कर सकते हो तुम, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें, ये तुम खुद कर सकते हो। और इस न्यूमेरिकल के बाद आज का सेशन कंप्लीट है। ये तो जस्ट एक वैसी मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, 9th क्लास से रिलेटेड ही है ये न्यूमेरिकल भी। तो बेटा तुम्हें करना क्या क्या है, तुम्हें वीडियोस को कंसीडर करना है 9th क्लास के, उसकी ग्राफ्स को कंसीडर करना है और डेरिवेशंस को कंसीडर करना है, ठीक है। यही मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, आज का हेक्टिक होमवर्क है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो वीडियोस वहां पर हैं, लिंक में तुम्हें वीडियोस मिलेंगी, लिंक में आपसे नोट्स मिलेंगे, नोट्स बनाइए, वीडियोस देखिए, आज का दिन फिजिक्स के नाम कर दो, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू लव इट। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा क्वेश्चन, अ मैन स्टार्ट्स from his home and walk 50 meter towards north, then he turns towards east and walks 40 meter and then reaches to his office, after moving 20 meter, no ये भी नहीं है, after moving 20 meter towards south, तो इसमें सब क्वेश्चन बना होगा, what is the distance covered by the man। ये तो बेटा डिस्टेंस हो गया, distance covered by the man, ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, what is his displacement, डन। तो ये क्वेश्चन है बेटा जो आपको करना है।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ, इसमें देख लो एक बार, ये बना लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये बना लेना। A man starts from his home and walk 50 मीटर towards the north, तो 50 मीटर गया नॉर्थ की तरफ, 50 मीटर towards the north and then turn towards east, ईस्ट की तरफ मुड़ गया और 40 मीटर ईस्ट की तरफ चला गया, 40 मीटर ईस्ट की तरफ चला गया, walk 40 मीटर and then reaches to office after moving 20 मीटर towards the south, फिर नीचे की तरफ है 20 मीटर नीचे की साइड आ गया। लो जी, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका फाइनल ऑफिस आ गया, फाइनल पॉइंट आ गया। तो डिस्टेंस तो कितना हो गया? डिस्टेंस तो बेटा हो गया 110, तो ये तो 110 मीटर हो गया। कैसे 110 हो गया? 50 + 40 + 20 110 मीटर एक्चुअल पाथ। अब डिस्प्लेसमेंट हमें पता है दैट इज द वन शॉर्टेस्ट, तो हमें इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, वो ये है। अब ये वाली लेंथ फाइंड आउट कैसे करें? तो बहुत सिंपल है भाई, ये तो इतना तो हमें पता ही है। यहां से एक लाइन लगाएंगे, लो जी लाइन लग गई। ये लाइन की लेंथ कितनी होगी? 40। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी जो बची हुई है, ये वाली लेंथ? तो हम कहेंगे ये 20 है, 50 में से 20 गए 30, तो ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा ये हमें निकालना है। तो √30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, तो कितना आ गया? 2500, तो ये हो गया 50 मीटर। लो जी, डिस्प्लेसमेंट आ गया 50 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा इजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस करो। ठीक है, तो एक होमवर्क क्वेश्चन भी लेकर जाओ मेरे से, तो होमवर्क क्वेश्चन लेकर फिर तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द वन होमवर्क क्वेश्चन। और बेटा ये होमवर्क क्वेश्चन शायद किसी को याद हो कि कभी तुमने लाइफ में किया भी हुआ है। बस वही है ना कि हम उस टाइम टीचर्स क्या होते हैं कि टीचर्स तो चीख चीख के परेशान हो जाते हैं कि बेटा सीरियस ले लो, 9th एंड 10th क्लास फाउंडेशन क्लासेस हैं। बट कहाँ लेते हो तुमने? 10th को भी कहाँ सीरियस लिया था? +2 में तुम्हें 10th की याद आएगी, अब +1 में जैसे 9th की याद आ रही है, +2 में तुम्हें 10th क्लास याद आएगी तुम्हारी। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं फटाफट से। लेट्स योर होमवर्क। होमवर्क तो बेटा आज तुम्हारा ओवरलोडेड है, बहुत होमवर्क है आज तुम्हारा। एन एथलीट completes one round an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of end of 2 minutes 20 seconds. लो बेटा ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। थैंक यू बेटा, टाइम वेस्ट नहीं होगा आज। आई होप कि सब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए टेक केयर।